जय हिंद ऑब्जर्वर्स, माई सेल्फ सत्यवान मौर्य एंड आई एम गोइंग टू प्रेजेंट क्लास 12th थ्योरेटिकल फिजिक्स लेक्चर। आज के लेक्चर्स में हम लोग चैप्टर 3 करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करेंगे। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में इसके पहले 3 लेक्चर्स को हम लोग अटेंड कर चुके हैं। आज हम लोग 4th लेक्चर अटेंड करने वाले हैं। 4th लेक्चर्स में हम लोग क्या क्या चीज़ें स्टडी करेंगे इसको सबसे पहले देख लेते हैं। 4th लेक्चर्स में हम लोग इलेक्ट्रिक सेल के बारे में स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिक सेल एंड बैटरी के बारे में स्टडी करेंगे एंड ईएमएफ, व्हाट इज ईएमएफ, ईएमएफ भी हम लोग देखेंगे। ठीक, तो पूरा लेक्चर हमारा इन्हीं 3 चीज़ों पे फोकस रहेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अटेंशन बहुत केयरफुल बना के रखिएगा और आज हम लोग इसको समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक सेल को स्टडी करेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल। चलिए देखिए, डेली लाइफ में हम लोग अक्सर देखते रहते हैं, जैसे हम घड़ी लगाए हैं ना, तो घड़ी तभी वर्क करती है जब इस घड़ी में सेल लगा होता है। जैसे ही हम लोग सेल निकाल लेंगे तुरंत घड़ी काम करना बंद कर देगी। दीवाल घड़ी आपके पास होती है, यहाँ पे 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 दीवाल घड़ी होती है। दीवाल घड़ी वर्क कब करती है? जब इसके पीछे सेल लगा होता है। जैसे ही सेल काम करना बंद कर देता है, घड़ी भी काम करना बंद कर देती है, घड़ी रुक जाती है। ये टाइम नहीं बताती है, इनके इंडेक्सेस बिल्कुल रुक जाते हैं। रिमोट कंट्रोल में भी जब हम लोग अपने टीवी को ऑपरेट करते रहते हैं बराबर, तो उसके पीछे का सेल खत्म हो जाता है। जब सेल खत्म हो जाता है तो अब रिमोट कंट्रोल काम करना बंद कर देता है, टीवी को ऑपरेट नहीं करता है, टीवी को कंट्रोल नहीं करता है। फिर से जब हम लोग उसके पीछे नया सेल 2 सेल लगा देते हैं तो फिर से रिमोट कंट्रोल वर्क करने लग जाता है, बहुत आसानी से टीवी को कंट्रोल करने लग जाएगा। और कुछ टॉर्च भी ऐसी होती हैं, पीछे 2-3 सेल लगा देते हैं तो टॉर्च जलने लग जाता है, वर्क करने लग जाता है। और कितने बच्चों के खिलौने होते हैं, गेम्स वगैरह होते हैं, सब के सब सेल पर ही डिपेंड होते हैं। इसलिए डेली लाइफ में सेल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब सेल इतना ही ज़रूरी हमारे लिए है तो इसका मतलब सेल हम लोगों को पढ़ लेना चाहिए। इसका मतलब सेल की स्टडी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि आखिर सेल के अंदर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से घड़ी काम करने लग जाती है, टॉर्च जलने लग जाता है, रिमोट कंट्रोल काम करने लग जाता है, टीवी को ऑपरेट करने लग जाता है। तो काफ़ी कुछ बहुत हम लोग जानने वाले इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है इसको हम लोग अब देखेंगे। चलिए देखिए, इलेक्ट्रिक सेल में 2 चीज़ें होती हैं। एक आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट प्लस इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रिक सेल किसको बोलेंगे? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्लस इलेक्ट्रोड, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक सेल बोलेंगे। तो क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट? देखिए, एक कंटेनर होता है, दिस इज ए कंटेनर, दिस इज ए कंटेनर, और इस कंटेनर में हम लोग आयनिक सॉल्यूशन फिल कर देते हैं। जब इस कंटेनर में हम लोग आयनिक सॉल्यूशन फिल कर देते हैं, आयनिक सॉल्यूशन, जब इस कंटेनर में आयनिक सॉल्यूशन जैसे क्या क्या, CuSO4, FeSO4, AgNO3, BaSO4, ये सब सॉल्यूशन या इनमें से कोई एक जब हम लोग ये फिल कर देते हैं तो इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। दिस अरेंजमेंट वी कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम लोग इसमें 2 डिफरेंट मेटल्स को हैंग कर देते हैं। ये मेटल ए है, मेटल रॉड, ये दूसरी मेटल रॉड है, मेटल रॉड बी। ठीक, तो सपोज करते हैं इन दोनों मेटल रॉड do डिप करने से पहले जो वोल्टेज था कितना था? 0 वोल्ट, द वोल्टेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहां पे लिखेंगे इनिशियली the voltage of solution, the voltage of the solution is let 0 volt। सपोज करते हैं 0 वोल्ट था, और जब हम मेटल रॉड ए को डिप करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, इस आयनिक सॉल्यूशन से
Cu प्लस 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 SO4 माइनस माइनस। तो इस आयनिक सॉल्यूशंस में क्या होता है, Cu प्लस प्लस इस प्लेट के पास आके कलेक्ट हो जाता है। तो जितने पॉजिटिव चार्ज है वो इस प्लेट के पास आ जाते हैं और जितने निगेटिव चार्ज है वो इस प्लेट के पास आ जाते हैं। तो जैसे ही हम लोग मेटल डिप करते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इस रॉड के पास आ जाते हैं, निगेटिव चार्ज इस रॉड के पास आ जाते हैं, जिसके कारण पॉजिटिव चार्ज के कारण इसका जो पोटेंशियल है वो सॉल्यूशन के पोटेंशियल से ऊपर चला जाता है, बढ़ जाता है। तो सपोज करते हैं इसका पोटेंशियल कितना हो जाता है डिप करने के बाद V प्लस, और इसका पोटेंशियल माइनस चार्ज इसके पास आ जाता है और सॉल्यूशन आयोनाइज्ड होने लगता है, यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाता है। और सपोज करते हैं इसका पोटेंशियल इसके जीरो पोटेंशियल से नीचे चला जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। जब भी कोई भी बॉडी निगेटिवली चार्ज होती है तो उसका पोटेंशियल डिक्रीज कर जाता है। When a body acquires positive charge, then its potential increases. तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आके कलेक्ट हो जा रहे हैं तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो सपोज करते हैं V माइनस इसका पोटेंशियल डिक्रीज कर जाता है। ओके, कहाँ पे, नीचे चला जाता है। तो यहाँ पे तो इसके पैरामीटर को हम लोग बनाएंगे। देखिएगा, ये हमारे पास किसका है, वोल्टेज है सॉल्यूशन का। दिस इज ए जीरो वोल्टेज ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, अब जब यहाँ पे ए रॉड होता है तो सपोज करते हैं V प्लस, दिस इज ए V प्लस, और V माइनस, दिस इज ए V माइनस, किसका है, B का। तो ये B का हो गया, ये A का पोटेंशियल हो गया और ये B का पोटेंशियल हो गया। तो अब V, ध्यान से देखिएगा, V अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना हुआ, ये देखिए। तो इसका टोटल, क्योंकि ये देखिए ये वाला पोटेंशियल निगेटिव है ना, इससे कम है, तो इसलिए इसका जो पोटेंशियल होगा माइनस V माइनस हो जाएगा, इसका जो होगा प्लस V प्लस हो जाएगा। ओके, तो टोटल इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हुई, यहां से यहां तक V माइनस और यहां से यहां तक V प्लस, तो टोटल कितना डिस्टेंस हुआ, तो टोटल V जो डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच का वो हो जाएगा V इक्वल टू V प्लस प्लस V माइनस। मतलब सॉल्यूशन का वोल्टेज पहले जीरो था और इलेक्ट्रोड ए का वोल्टेज कितना था, V प्लस। तो इन दोनों के बीच का वोल्टेज डिफरेंस कितना हुआ, V प्लस, और इन दोनों के बीच का वोल्टेज डिफरेंस कितना हुआ, V माइनस, माइनस ऑफ V माइनस। तो इन दोनों के बीच का वोल्टेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, V प्लस प्लस V माइनस, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, EMF। सो EMF इज, तो EMF की हम लोग अब डेफिनेशन लिखेंगे। समझ आ रहा है ना, इसको देखते चलिएगा। मतलब दोनों इलेक्ट्रोड के बीच वोल्टेज डिफरेंस को EMF बोलते हैं। तो EMF क्या होता है, इसके डेफिनेशन को हम लोग लिखना चाहेंगे। EMF हेडिंग डाल दीजिए, EMF। सो EMF it is the voltage difference, it is the voltage difference between the anode and cathode। एनोड एंड कैथोड, एनोड किसको बोलते हैं, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एनोड, और इसको हम लोग बोलेंगे कैथोड। जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है दैट इलेक्ट्रोड वी कॉल द एनोड, एंड द इलेक्ट्रोड दैट गेट नेगेटिवली चार्ज वी कॉल द कैथोड। तो इन दोनों के बीच का वोल्टेज डिफरेंस कितना हो गया, V प्लस प्लस V माइनस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, EMF। सो EMF इक्वल टू होता है V प्लस प्लस V माइनस। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ द EMF। और EMF का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF का जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब EMF की दूसरी डेफिनेशन को हम लोग देखेंगे, तो ध्यान से फिर से इसको नोटिस करिएगा। द सेकेंड डेफिनेशन ऑफ द EMF विल बी, द सेकेंड डेफिनेशन ऑफ द EMF विल बी, इसको सब नोट करते चलिए प्लीज।
द सेकेंड डेफिनेशन ऑफ द, इस एक चीज समझ गए ना, सेकेंड डेफिनेशन ऑफ द ईएमएफ विल बी, देखिए इसको पहले लिख लेते हैं। ईएमएफ इक्वल टू होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम इलेक्ट्रोड ए या बी, इलेक्ट्रोड बी टू ए बाई केमिकल फोर्स, सपोज करते हैं केमिकल फोर्स कितना है FB। ओके, देखिए सपोज करते हैं कोई चार्ज यहां पे रखा है Q, कहां पे, बिल्कुल B के पास रखा हुआ है। सपोज एनी चार्ज इज प्लेस्ड नियर द इलेक्ट्रोड B, दैट इज Q यहां पे कोई चार्ज रखा गया है और Q पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना है FB। Q पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना है FB, और यहां से यहां तक एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना है D। सपोज दैट द डिस्टेंस इज D। ओके, तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, फोर्स कितना लग रहा है FB और डिस्प्लेसमेंट कितना है D, तो वर्क डन हो जाएगा W इक्वल टू हो जाएगा FB इंटू D। द वर्क डन विल बी FB इंटू D। ओके, अब हम लोग देखेंगे, क्योंकि जब यहां पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, यहां पे निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, प्लस से माइनस की तरफ, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम प्लस टू माइनस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो किधर हो जाएगा, इधर। और अगर आपने कोई वायर यहां पे कनेक्ट नहीं किया है, अगर कोई वायर यहां पे कनेक्ट नहीं किया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पर फोर्स किधर लगाएगा, इस साइड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां पे डेवलप हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इस चार्ज पर फोर्स उधर लगाएगा। और केमिकल फोर्स FB इज द केमिकल फोर्स, और केमिकल फोर्स इस चार्ज पर इधर फोर्स लगाएगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में एट द, तो देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स होगा F इक्वल टू कितना हो जाएगा, F इलेक्ट्रिक इक्वल टू Q इंटू E एट इक्विलिब्रियम। इसको क्वेश्चन नंबर 1 लीजिए, इसको क्वेश्चन नंबर 2। एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, एट इक्विलिब्रियम ये वाला फोर्स इक्वल टू ये वाला फोर्स, तो FB इक्वल टू FE। FB, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे देखिएगा FE के प्लेस पे Q इंटू E पुट करेंगे, तो यहां पे FB इक्वल टू Q इंटू E पुट करेंगे। ओके, अब यहां पे Q इंटू E पुट करेंगे, अब दोनों तरफ D मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली डिस्टेंस। नाउ FB इंटू D इक्वल टू Q इंटू E इंटू D, Q इंटू E इंटू D। और अब यहां पे क्या हो जाएगा, W। सो दिस इज W इक्वल टू Q इंटू E इंटू D। और V कितना होता है, E इक्वल टू होता है V अपॉन D। तो E इंटू D इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं, V। तो इसकी जगह पे हम लोग V वोल्टेज पुट करेंगे, तो W इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू V। दिस इज द वोल्टेज, और ये वोल्टेज इन दोनों के बीच का वोल्टेज है। ओके, सो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो EMF इक्वल टू क्या होता है, EMF इक्वल टू होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वर्क डन कितना आया है, Q इंटू V। सो EMF इक्वल टू Q इंटू V अपॉन Q से Q कैंसिल, EMF इक्वल टू वोल्टेज। तो EMF इक्वल टू वोल्टेज के बराबर आ गया, और यही EMF वोल्टेज के बराबर हम लोग पहले भी डायरेक्ट लेके आए थे। तो इसका मतलब यह हुआ, किसी भी सेल का जो EMF होता है, उनके इलेक्ट्रोड के बीच का जो फोर्स होता है, जो वोल्टेज होता है, वही उसका EMF होता है, जो हमने पहले डेफिनेशन लिख दिया है। द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड इज नोन एज द EMF ऑफ द सेल। ओके, तो EMF अब हम लोग समझ गए EMF क्या होता है, तो दिस इज कॉल्ड द EMF।
अब हम लोग अपनी जर्नी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। किसी भी सेल में करंट कांस्टेंट क्यों फ्लो होती है, इसका रिप्लाई हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग एक क्वेश्चन लिख लीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द क्वेश्चन इज वेरी, इसको सब नोट करते चले प्लीज। द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हाई फ्रॉम द सेल, द क्वेश्चन इज व्हाई फ्रॉम द सेल ए कांस्टेंट करंट इज फ्लोज, ए कांस्टेंट करंट इज फ्लोज। इसको सारे नोट करके लिखते चलिए। अब हम लोग फिर से डायग्राम बनाएंगे। चलिए देखिए, ये हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रोड हमने हैंग यहां पे लगा दिया, ए है, ये बी है, और दिस इज ए सॉल्यूशन, दिस इज ए सॉल्यूशन। हम लोग देखने चल रहे हैं कि किसी भी कोई भी सेल क्यों कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करता है। जब हम लोग यहां से जब हम लोग एक वायर कनेक्ट कर देंगे, अभी तक हमने कोई वायर कनेक्ट नहीं किया था, अब हम लोग बाहर वायर कनेक्ट कर देंगे। जब हम लोग वायर कनेक्ट कर देंगे तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर से निकल के इधर आएगा, और करंट किधर से किधर होके जाएगी, इधर से इधर। तो करंट जो फ्लो होगी वो किधर से जाएगी, इधर से इधर होके जाएगी, फ्रॉम ए टू बी। और सेल के अंदर जो करंट जाएगी वो किधर से किधर, बी से ए होके जाएगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ओके, तो जब यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और हम वायर कनेक्ट कर देंगे, तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन निकल के तुरंत वायर से होते हुए इलेक्ट्रोड ए में एंटर कर जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रोड ए में एंटर करेगा, वैसे ही यहां पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन एक्सिस अमाउंट में चला जाएगा। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन एक्सिस अमाउंट में चला जाएगा, वैसे ही सॉल्यूशन का जो फोर्स Fb था, ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन में जो फोर्स Fb था वो उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन यहां पे जो पोटेंशियल आपका पॉजिटिव था V+, अब वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। और यहां पे भी आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा। तो पोटेंशियल आपका चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, थोड़ी सी वीक हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। लेकिन अंदर का ओवरऑल जो आपका फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन यहां जो Fb है इसका, सॉल्यूशन का, वो उतना ही रहेगा। तो Fb जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन इधर से आके यहां पे एंटर करेगा, वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। जैसे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये क्या करेगा, एक पॉजिटिव चार्ज यहां पे भेज देगा। जैसे ही एक पॉजिटिव चार्ज यहां पे भेजेगा, वैसे फिर निगेटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा, और जैसे निगेटिव चार्ज आए तो फिर इसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और फिर उसके बाद ये इधर से इधर होते हुए चला जाएगा। तो ओवरऑल जैसे ही यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर पड़ेगा, ये केमिकल फोर्स फिर से सिस्टम को मैनेज कर देगा, और जब फिर से सिस्टम को मैनेज कर देगा तो जो अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हुई थी वो फिर से मेंटेन हो जाएगी, और फिर से उतनी ही करंट हमें मिलने लगेगी। तो इसलिए यह सिस्टम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है। तो हम ये बोलते हैं करंट इज कांस्टेंट इन द सेल। क्यों? बिकॉज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के कारण क्या होगा कि ये हमारा कांस्टेंट करंट हमें मिलता रहेगा। ठीक है, दिस इज द रीजन व्हाई वी हैव ए कांस्टेंट करंट फ्रॉम द सेल। जब तक सेल यूज करते रहते कांस्टेंट करंट हमें मिलता रहता है। क्यों? क्योंकि इंटरनल जो सॉल्यूशन है उसका फोर्स चेंज नहीं होता है, मेन यही है। ठीक, तो ये पूरा था एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेल। इसी को हम लोग सेल बोलते हैं, इसी अरेंजमेंट को सेल बोलते हैं। और जब हम लोग बाहर वायर कनेक्ट कर देते हैं तो उसमें करंट फ्लो होने लग जाती है अपने आप, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वर्क करने लग जाता है। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव चार्ज निकल रहा है बाहर की तरफ, तो हम लोग बोलेंगे कि सेल हमारा क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। और अगर पॉजिटिव से सेल आ रहा है अंदर की तरफ, आपका करंट अंदर की तरफ फ्लो हो रहा है, इसका मतलब हमारा सेल
चार्ज हो रहा है, हमारा सेल खुद ही दूसरे पावर से चार्ज हो रहा है। तो इसका मतलब, तो सेल का सर्किट सिंबल क्या होगा, देखिएगा सर्किट सिंबल ऑफ सेल हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द सेल। ओके, एक चीज और आती है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, देखिए जब ये चार्ज, जब ये क्यू चार्ज यहां सॉल्यूशन से इधर आता है तो ये दूसरे आयंस के साथ टकराता रहता है, दैट कोलाइड विद द अदर आयंस, अदर एटम्स, अदर पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूशंस, show that the fastness of the charge q does not respond the force that is applied on the charge q। सॉल्यूशन के कारण जो फोर्स चार्ज q पर लगना चाहिए, जो वो पूरी तरह से अप्लाई नहीं हो पाता है जितना सॉल्यूशन लगाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना फोर्स ये सॉल्यूशन लगा रहा है q पर, वो पूरा यूज नहीं कर पाता है, उसका कुछ पार्ट ये यूज करता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम करंट को होती है चार्ज को यहां से यहां जाने में। तो सॉल्यूशन के कारण किसी चार्ज को इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो प्रॉब्लम होती है, दैट इज कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग बोलेंगे द अमाउंट ऑफ हिंड्रेंस मतलब रुकावट, द अमाउंट ऑफ हिंड्रेंस provided by the solution to the charge inside the battery is called internal resistance। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे जनाब, इंटरनल रेजिस्टेंस। और इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, ईएमएफ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल E से। और सर्किट सिंबल जो यूज करते हैं हम लोग कैसे यूज करते हैं, देखिएगा ये इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग बगल दिखा देते हैं, ये ऐसे R और इसको ऐसे, और ये जो टर्मिनल होता है इसको हम लोग पॉजिटिव एनोड और दिस इज ए माइनस। इस माइनस का मतलब ये वाला, और प्लस का मतलब बड़ा जो वर्टिकल बार, बिग बार है, दैट इज द प्लस साइन। ओके, तो सेल फाइनली हमारे पास इस तरह से होता है। अब कहीं कोई चीज अगर ना समझ में आए हो तो आप कमेंट में तुरंत हमको बता दीजिए। तो पूरा अरेंजमेंट को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। ठीक है, और केमिस्ट्री में इसी चीज को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ओके, तो ये पूरा हमारा सेल के बारे में था, कैसे सेल में करंट फ्लो होती है, आखिर सेल में होता क्या है। तो सेल में क्या होता है, इनसाइड द सेल द केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जब हम लोग यहाँ पे वायर कनेक्ट करते हैं तो तुरंत करंट इसमें फ्लो होने लगता है। ठीक है, करंट का जब किसी सर्किट में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कॉपी पेन में, बुक में, तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब हम लोग अपनी जर्नी यहाँ से आगे बढ़ाएंगे, तो इसको सबको नोट करते चलिए। और अब हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो देखिएगा। नाउ आई एम रिमूविंग ऑल द a cell can be represented like this। अब जब सेल होता है तो आपने देखा होगा कुछ सेल चार्जिंग टाइप के होते हैं, कुछ सेल नॉट चार्जिंग होते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल। टू टाइप्स ऑफ सेल इज ऑफ टू टाइप्स। पहला प्राइमरी सेल हम लोग किसको बोलेंगे, और सेकेंडरी सेल। सेकेंड में क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सेल।
प्राइमरी सेल हम लोग उसको बोलते हैं जो सेल दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है, नॉट रिचार्जेबल, नॉट रिचार्जेबल। और ये वाला क्या होगा, अगेन चार्जेबल, दोबारा जिसको हम लोग चार्ज कर सकते हैं, दैट सेल इज कॉल्ड द सेकेंडरी सेल। तो कैमरा में आपने देखा होगा, कैमरा में जो सेल लगता है उसको हम लोग दोबारा चार्ज कर सकते हैं, बट द सेल दैट इज यूज्ड इन द वॉच एंड दैट इज यूज्ड इन द टॉर्च कैन नॉट बी रिचार्जेबल, दैट इज वन टाइम यूजेबल, सो दैट सेल इज कॉल्ड द प्राइमरी सेल। ओके, नाउ let understand what is the mean of the charging of a cell and discharging of a cell. So the means of discharging of a cell, discharging of a cell, discharging of a cell का क्या मतलब होता है? डिस्चार्जिंग ऑफ ए सेल का मतलब होता है जब हम लोग सेल से करंट यूज करते हैं, जब हम लोग सेल को यूज करते हैं, सेल की एनर्जी को यूज करते हैं, जब हम लोग सेल से करंट लेते हैं तो इसको हम लोग डिस्चार्जिंग ऑफ सेल बोलते हैं। और डिस्चार्जिंग ऑफ सेल में जो करंट फ्लो होती है वो कैसे फ्लो होती है, इसको करंट के डायरेक्शन को देख लीजिए, ये प्लस है, ये माइनस है, ये आर है, ये एप्सिलॉन है। जब भी करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलती हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्चार्जिंग। जब भी करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलती हो तो दैट वी कॉल द डिस्चार्जिंग ऑफ द करंट। जब करंट पॉजिटिव टर्मिनल से अंदर जाती हो इस साइड तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल इज चार्जिंग, तो इसको हम लोग बोलेंगे चार्जिंग। दिस इज द चार्जिंग अरेंजमेंट। ओके, और जब आपकी बैटरी या सेल डिस्चार्ज होता है तो इसका यहां पे वोल्टेज कितना होता है, तो इसके आगे हम लोग देखेंगे। देखिए, जब ये आपका चार्ज हो रहा है, ये डिस्चार्ज हो रहा है, ये वाला, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड द डिस्चार्जिंग। तो सपोज करते हैं इसका पोटेंशियल कितना है, VA, इसका पोटेंशियल कितना है, VB, और इसका पोटेंशियल कितना है, VC। ओके, तो देखिएगा VA माइनस VC, VA माइनस VC इक्वल टू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन माइनस I इंटू R। तो इन दोनों के बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन माइनस I इंटू R। ये डिस्चार्जिंग सेल इक्वेशन है, इसका नाम है डिस्चार्जिंग सेल इक्वेशन। डिस्चार्जिंग सेल इक्वेशन। और इसमें चार्जिंग सेल इक्वेशन में क्या होता है, चार्जिंग बाहर जो बैटरी लगाए वो दो जगह यूज हो रही है, एक तो इसको चार्ज करने में और एक यहां वोल्टेज खर्च करने में। तो बाहर का जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, दो जगह, एक तो इसको चार्ज कर रही है इतना वोल्टेज प्लस I इंटू R। तो दिस इज द चार्जिंग सेल इक्वेशन, चार्जिंग सेल इक्वेशन। ओके, तो ये पूरा हमारा सेल के बारे में था। जब हम लोग एक से ज्यादा सेल को कनेक्ट कर देते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी। तो ये पूरा सेल के बारे में था। चार्जिंग ऑफ ए सेल का इक्वेशन कैसे होगा, डिस्चार्जिंग ऑफ ए सेल का इक्वेशन कैसे होगा, और सेल चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग दोनों केसेस के लिए हम लोगों ने देख लिया। आप हेडिंग डाल दीजिए बैटरी, हेडिंग डाल दीजिए बैटरी। चलिए, ये चीज इक्वेशन और ये डायरेक्शन याद रखिएगा। ये I होगा, I आपका इधर पॉजिटिव से इंटर कर रहा है सेल के अंदर, इसका मतलब सेल चार्ज हो रहा है, द मीन्स इज सेल इज चार्जिंग। अब हम लोग देखेंगे बैटरी। चलिए, बैटरी को अब हम लोग देखेंगे। बैटरी combination of cell is known as battery। जब
कई सारे सेल को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं आपस में, तो इसको हम लोग, इस अरेंजमेंट को हम लोग बैटरी बोलते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ए सेल कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ए सेल, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सीरीज कॉम्बिनेशन में 2 पैटर्न आते हैं, एडिंग कॉम्बिनेशन ऑफ ए सेल, दूसरा आपका आता है अपोजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ ए सेल, अपोजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो पैरेलल ही रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं, फिर इसको देखते हैं, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन को देखते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए, एडिंग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। देखिए, जब सारे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल एक डायरेक्शन में, निगेटिव सेल दूसरे डायरेक्शन में होता है, तो इस अरेंजमेंट को हम लोग एडिंग कॉम्बिनेशन बोलते हैं। देखिए, ये सपोज करते हैं इसका ईएमएफ कितना है, E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, दिस इज ए प्लस, दिस इज ए माइनस। दूसरा जो सेल हमने कनेक्ट किया है उसका प्लस देखिए किधर है, इस साइड, निगेटिव इस साइड, और इसका ईएमएफ कितना है E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R2। तो अब हमें बताना है टोटल वोल्टेज, इसका ले लेते हैं VA और VC। और अब जब ये डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्जिंग इक्वेशन क्या होगा, इसको अब हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहले टोटल वोल्टेज VA माइनस VC, क्योंकि करंट किधर फ्लो हो रही है, इसके कारण करंट इधर जाएगी, इसके भी कारण करंट इधर जाएगी, क्योंकि डिस्चार्ज हो रहा है दोनों। जब दोनों डिस्चार्ज हो रहे हैं तो दोनों के कारण करंट पॉजिटिव से बाहर की तरफ निकलेगी। तो इसका मतलब इसका वोल्टेज ज्यादा होगा और इसका वोल्टेज क्या होगा, कम होगा। तो देखिएगा, VA माइनस VC इसकल टू क्या हो जाएगा, अब 1 बाई 1 हम लोग देखेंगे। VA माइनस VC इसकल टू हो जाएगा, इसके कारण टोटल वोल्टेज, और सपोज करते हैं I करंट फ्लो हो रहा है दोनों में, तो टोटल आपका आ जाएगा E1 प्लस E2 प्लस I R1 प्लस I R2 इसकल टू E1 प्लस E2 प्लस I R1 प्लस R2। तो टोटल जो वोल्टेज आपका हो जाएगा VA माइनस VC, और इसी चीज को हम लोग बॉक्स के अंदर भर देंगे। ये तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन वी हैव। और फॉर n नंबर ऑफ सेल, फॉर n नंबर ऑफ सेल, अगर सपोज दैट यहां तो 2 सेल है ना, अगर n नंबर ऑफ सेल होता तो फिर ये इक्वेशन क्या हो जाता, तो फाइनल जो वोल्टेज हमारे पास आता, फाइनल n सेल लगाने के बाद फाइनल कितना वोल्टेज हमको मिल रहा है, टोटल वोल्टेज आ जाता आपका एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 3 प्लस डॉट 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 एप्सिलॉन n प्लस I R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn, और फाइनल वोल्टेज आपका हो जाएगा समेशन ऑफ एप्सिलॉन 1 प्लस I समेशन ऑफ Rn। ओके, तो ये क्या हो गया हमारे पास वोल्टेज। अब किसके लिए ये इक्वेशन है, फॉर द n बैटरीज के लिए, ऐसे n बैटरीज लगी हुई है सीरीज में, ठीक। तो उसका जो इक्वेशन आएगा वो इस तरह से आएगा। ओके, अब हम लोग अपोजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ ए सेल देखते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए, अपोजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ ए सेल, इसको सब नोट करते चलें प्लीज। Opposing combination of a cell. Now I am removing it. Please note it down carefully. Opposing combination of a cell. बहुत बेसिक है, इसमें केवल एक कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे। कौन सा, देखिएगा, अपोजिंग कॉम्बिनेशन में जब जैसे ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव,
और अब इधर निगेटिव कनेक्ट हो गया, ये देखिए, अब इधर निगेटिव और इधर पॉजिटिव, तो इस कॉम्बिनेशन को मतलब एक तरफ पॉजिटिव इधर और निगेटिव इधर, अब इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, अपोजिंग कॉम्बिनेशन। इसका ईएमएफ E1 है और इसका ईएमएफ E2 है। तो देखिएगा, द ईएमएफ ऑफ दिस इज E2। तो अब हमें फाइनल वोल्टेज बताना है, कितना वोल्टेज आएगा। इसको हम लोग VB नाम दे देते हैं, इसको नाम VA है। तो हमें बताना है VA माइनस VB कितना आएगा, इन दोनों के बीच का फाइनल वोल्टेज कितना आएगा। तो सबसे पहले सपोज करते हैं इसका जो वोल्टेज है वो कितना है V1, इसका जो वोल्टेज है वो कितना है V2, इसका जो वोल्टेज है वो कितना है V3। ओके, तो अब यहां से देखिए VB, ये देखिए ये निगेटिव ये पॉजिटिव, इसका मतलब ये ज्यादा है ये कम है। तो यहां से इक्वेशन बनाइए धीरे धीरे करके, VB माइनस V1 इजकल टू एप्सिलॉन 2, और उसके बाद करंट किधर फ्लो कर रही है, करंट इस साइड फ्लो कर रही है। हम लोग करंट इधर ट्रीट करेंगे, ये देखिए करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस। तो जब करंट इधर फ्लो हो रही है तो इसका मतलब ये इसका पोटेंशियल ज्यादा है, तो V1 माइनस V2 इजकल टू I इंटू R2, और करंट इधर फ्लो हो रही है, इसका मतलब V2 माइनस V3 इजकल टू I इंटू R1, V2 माइनस V3 इजकल टू I इंटू R1, और फिर VA, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, इसका मतलब इसका पोटेंशियल ज्यादा है, तो VA माइनस V3 इजकल टू E1, VA माइनस V3 इजकल टू एप्सिलॉन 1। तो हमें क्या बताना है, हमें VA माइनस VB बताना है। तो चलें रेडी हो जाइए, VA माइनस VB हमको बताना है, ठीक। तो VA माइनस V3 प्लस V3 माइनस V2 प्लस V2 माइनस V1 प्लस V1 माइनस VB। तो फाइनली हमारे पास ये V3 कैंसिल, ये V2 कैंसिल, V1 कैंसिल, तो VA माइनस VB बचेगा। चलिए VA माइनस V3 कितना है, एप्सिलॉन 1, प्लस V3 माइनस V2 कितना है, देखिए यहाँ पे V2 माइनस V3 है, तो V3 माइनस V2 कितना हो जाएगा, माइनस I इंटू R1। तो यहां लिखेंगे माइनस I इंटू R1। V2 माइनस V1 कितना है, V2 माइनस V1 है माइनस I इंटू R2, तो यहां पे माइनस I इंटू R2, और यहां पे क्या V1 माइनस VB, तो यहां पे हो जाएगा यहां पे कितना V1 माइनस VB ना, तो यहां पे हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा, V1 माइनस VB करेंगे तो माइनस E2 आएगा, तो यहां माइनस E2 कर लीजिए, तो E1 माइनस E2 माइनस कॉमन ले लीजिए, I इंटू R1 प्लस R2, तो फाइनली VA माइनस VB, तो यहां पे कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 माइनस I इंटू R1 प्लस R2, तो ये हमारा क्या हो गया, VA माइनस VB। ये देखिए, सो फॉर अब इसमें एक चीज देखिए, जिधर करंट फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन में अगर प्लस है तो वो सब प्लस आएंगे, बाकी सब लोग माइनस हो जाएंगे, और माइनस आई और सारे रेजिस्टेंसेस को ऐड कर देंगे। तो फॉर n सेल्स इसको नोट करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर n नंबर ऑफ सेल्स, फॉर n नंबर ऑफ सेल्स, या फिर हम लोग ऐसे करते हैं, फॉर टोटल m cells are in the direction of current and n cell are opposite, n cell क्या है, अपोजिट है, तो इसका मतलब फाइनली आपका VA माइनस VB इसका टू कितना हो जाएगा, m सेल देखिए इधर है ना m सेल, तो m इंटू E1 माइनस
एन इंटू ई टू। सपोज दैट जो सेल इधर है उनका ईएमएफ कितना है E1, तो E1 इधर वाले, E2 सब उधर वाले, तो एम E1 माइनस एन E2 प्लस ये देखिए ये हो गया माइनस आई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 कहाँ तक M प्लस N तक इंटू RN, RM प्लस N। ओके, तो ये हमारा क्या होगा, टोटल इक्वेशन हो गया। दिस इज द टोटल फाइनल N नंबर ऑफ सेल्स। अब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन का देख लेते हैं कि कैसे हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशंस के लिए निकालेंगे। चलिए रेडी हो जाइए। पैरेलल कॉम्बिनेशंस, EMF फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन या वोल्टेज फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जैसे ये हमारे पास है एक शेल इधर है, ये, और यहां से सपोज करते हैं I1 करंट आ रही है और इधर से करंट कितनी आ रही है I2, और इसका EMF है E1, इसका EMF है E2, R1 R2। अब क्योंकि दोनों का वोल्टेज कितना होगा, सेम होगा, तो यहां पे जो वोल्टेज होगा V1 माइनस V2, तो इन दोनों का वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, और करंट क्या होगी, अलग अलग। तो टोटल जो करंट आएगी I इक्वल टू I1 प्लस I2। सो टोटल करंट, क्योंकि ये भी करंट देगा ये भी करंट देगा, तो दोनों करंट मिलके ऐड हो जाएंगे। टोटल करंट I इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2। तो I1 इक्वल टू कैसे निकालेंगे, ये जो करंट जा रही है, टोटल वोल्टेज आपका कितना है, सपोज करते हैं टोटल वोल्टेज कितना है V1 माइनस V2, या V ले लेते हैं, टोटल वोल्टेज डिफरेंस कितना है V, और ये डिस्चार्ज जो हो रहा है तो एप्सिलॉन 1 माइनस I इंटू R1, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन 1 माइनस V अपॉन R1, और I2 कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन 2 माइनस V अपॉन R2। तो I1 के प्लेस पे हम लोग ये पुट करेंगे और I2 के प्लेस पे हम लोग ये पुट करेंगे। तो देखिएगा I1 के प्लेस पे एप्सिलॉन 1 माइनस V अपॉन R1 प्लस I2 के प्लेस पे एप्सिलॉन 2 माइनस V अपॉन R2। ओके, चलिए अलग अलग करते हैं। एप्सिलॉन 1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस एप्सिलॉन 2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। और अब क्या होगा आगे, एप्सिलॉन 1 अपॉन R1 प्लस एप्सिलॉन 2 अपॉन R2, एप्सिलॉन, और इधर कितना है I इक्वल टू एप्सिलॉन 1 अपॉन R1 प्लस एप्सिलॉन 2 अपॉन R2, और माइनस V कॉमन ले लेंगे, माइनस V कॉमन ले लेंगे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ओके, इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे। और अब R1 R2 एलसीएम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा I R1 R2 इक्वल टू, ऐसे इसको हम लोग देखते हैं, I इक्वल टू एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस V R2 प्लस R1 अपॉन R1 इंटू R2। R1 इंटू R2 क्या हो जाएगा, कॉमन, तो 1 अपॉन R1 इंटू R2 कॉमन हो जाएगा, तो R1 इंटू R2 इधर जाने के बाद इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली मैं इसको लिख रहा हूं, देखिएगा, तो इधर आने के बाद हो जाएगा ये R1 R2 इंटू I इक्वल टू एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 माइनस V R1 प्लस R2, और इधर I है ना, तो ये चीज़ इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो उधर का V R1 प्लस R2 इक्वल टू एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1, और माइनस I R1 इंटू R2। अब R1 प्लस R2 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो कितना आ जाएगा, V इक्वल टू एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक,
अभी इसको थोड़ा सा हम लोग और मॉडिफाई करेंगे। तो देखिए क्या होता है, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं, थोड़ा सा स्पेस चाहिए। चलिए यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, R1 R2 से ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। R1 R2 यहां पे भी और R1 R2 यहां पे भी, तो कितना हो जाएगा, V मॉडिफाइड फॉर्म देखिए उस इक्वेशन का, तो ε1 R2 प्लस ε2 R1 अपॉन R1 R2, ऊपर भी मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2, और माइनस ये वाला माइनस I अपॉन R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2। ओके, सो वी हैव, सो वी लेफ्ट, देखिएगा, सो v इक्वल टू हो जाएगा, यहां से इसको जब सेपरेट करेंगे तो आ जाएगा ε1 अपॉन R1, क्योंकि ये R2 कैंसिल, जब इसको इसके साथ सेपरेट करेंगे तो R1 कैंसिल, ε2 अपॉन R2 अपॉन, इसको जब हम लोग सेपरेट करेंगे इसके साथ तो 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R1 माइनस I अपॉन, इसको जब सेपरेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R1। तो इक्विवेलेंट की अगर हम बात करें, अगर इन दोनों सेल पैरेलल सेल को हटा के एक सेल लगाएं तो कितना ईएमएफ हमको लगाना पड़ेगा, तो ये हमारा फाइनली आंसर हो गया फॉर द n सेल्स, फॉर n सेल्स, n सेल्स पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा, और ε1 ε2 ε3 इस तरीके से, तो समेशन ऑफ ε1 अपॉन एप्सिलॉन I अपॉन RI अपॉन समेशन ऑफ 1 अपॉन RI माइनस I अपॉन समेशन ऑफ 1 अपॉन RI। This is the final answer we have for the n cells and different values of the EMF, that is E1, E2, E3, E4 डॉट 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 En तक। तो ये पूरा हमारा एक्सप्रेशन था फॉर द n सेल्स, फॉर द 2 सेल्स, ये पूरा एक्सप्रेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इस तरह से हम लोगों ने सारे कॉम्बिनेशन का बैटरी का पूरा EMF हम लोगों ने निकाल लिया है कि जब कॉम्बिनेशंस होंगे तो कैसे होंगे, क्या होंगे, सारी चीज़ें हम लोग आज के लेक्चर्स में सेल से रिलेटेड सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं। अब अगले लेक्चर्स में हम लोग किरचॉफ्स लॉ को पढ़ने वाले हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग आगे स्टडी अभी बाकी है, तो उनको हम लोग स्टडी करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ते रहिएगा, जो चीज़ नहीं समझ में आएगा उसको हमें मैसेज कर दीजिएगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अंडरस्टैंडिंग इसमें करना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग समझ नहीं पाएंगे। बहुत इसको एक बार अच्छे से समझेंगे तभी समझ पाएंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा ये, ठीक है। तो पेशेंसफुली आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम फिर से एक लेक्चर बना देंगे इस पर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको समझ में चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे अब आपसे अगले लेक्चर्स में। तब तक आप लोग अच्छे से खुश रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद एंड थैंक यू फॉर ज्वाइन मी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू।